हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। पिछली वीडियो में हमने किया लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, कुछ थ्योरीज की, लैंग्वेज एंड थॉट किया, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन किया, कंप्लीट लैंग्वेज हमने समझने की कोशिश की। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर। देखिए, ये हमारा नेक्स्ट लेसन होगा, ठीक है। लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर। अब बच्चे बोलते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी कुछ कमियां देखी होंगी बच्चों में, जो कि कम बोलते हैं या फिर जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या फिर जिनको शब्द को चुनने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी है जो लैंग्वेज डिसऑर्डर में कंसिडर किए जाएंगे, स्पीच डिसऑर्डर में कंसिडर किए जाएंगे। हम ये समझेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है, स्पीच डिसऑर्डर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। Language and speech disorder are said to be disordered or impaired if they different from what is considered the norm. अब नॉर्म्स क्या हैं? क्वेश्चन ये अराइज कीजिए, नॉर्म्स क्या हैं। अब ये कैसे पता चले कि ये नॉर्म्स हैं और इससे हम कंपेयर करेंगे किसी भी इम्पेयर्ड चाइल्ड को, बच्चे को, स्टूडेंट को, किसी को भी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे, क्या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। कुछ ऐसे आपको ये देखने को मिलेगा स्टैटिस्टिक्स में। देखिए, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, एनपीसी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इसको आप। अब यहाँ पर जो नॉर्म सेट किए जाते हैं ना, वो एवरेज पॉपुलेशन पे किए जाते हैं, जो मोस्ट। देखिए, जैसे कि आईक्यू की बात कर लेते हैं। आईक्यू मान लीजिए कितना कंसिडर किया जाता है, 100 to 120 कंसिडर किया जाता है नॉर्मल। आप ये कंसिडर करके चले, मान के चले, ठीक है। लेकिन जिसका आईक्यू इससे ज़्यादा होगा, 100 and 120 से ज़्यादा होगा, मतलब हम कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पर +1 +2 +3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3। जब हम यहाँ वहाँ जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे तब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा यूज़ किया जाएगा, ये मीन मोड मीडियन की लाइन बना देंगे हम, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक ओवरव्यू लेने के लिए समझेंगे इसको कैसे। मान लीजिए जैसे ये हो गया हमारा मेन पॉइंट, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ पर लाई करेगी, कॉमन सी बात है, एवरेज में करेगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर लाई करेगी। तो ये क्या बन गया, हमारा नॉर्म बन गया। नॉर्म्स क्या कि हम इससे जो मान लीजिए कम होगा, हम कैसे कंपेयर करते हैं, जो इससे कम होंगे उनको मेंटली रिटार्ड कहा जाएगा, या डिसेबल लगा लीजिए, रिटार्ड लगा लीजिए, या इम्पेयर्ड लगा लीजिए, ठीक है। आप जो भी कंसिडर करना चाहें। जो इससे ज़्यादा होगा आईक्यू जिनका, वो सुपीरियर में आ जाएंगे, वेरी सुपीरियर में आ जाएंगे, इंटेलिजेंट केस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे। ऐसे ही लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि ये बोलने का तरीका, ऐसे प्रोनाउंशिएट करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो वो नॉर्म्स बन जाता है। उनसे जो कम होंगे हम उनसे कंपेयर करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, इम्पेयर्ड कहलाएंगे। अब कोई स्टूडेंट है जो नॉर्मल, जो आम हमारी जो सोसाइटी में जो बच्चे बोलते हैं, उनके कंपैरिजन में अगर कोई कम बोलता है तो हम क्या कहेंगे, हो सकता है उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है उसको स्पीच डिसऑर्डर हो। अब ये लैंग्वेज डिसऑर्डर कैसे हो सकता है, दो तरह से, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर रिसेप्टिव प्रॉब्लम की। जब किसी को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आए, उसको कहेंगे रिसेप्टिव प्रॉब्लम। जब किसी को एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्टी इन प्रोड्यूसिंग द स्पीच साउंड, उसको कहेंगे एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम। ओके, तो लैंग्वेज इज़ अ रूल बेस्ड यूज ऑफ स्पीच साउंड टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज का यूज़ मैंने शुरुआत में ही क्या बताया था आपको, कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। ए लैंग्वेज डिसऑर्डर कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द प्रॉब्लम इन बोथ रिसेप्शन एंड एक्सप्रेशन। दोनों में भी हो सकता है, दोनों की वजह से भी है जो लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है। अब कुछ लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, जैसे कि ऑटिज़म हो गया हमारा, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट SLI, अफेजिया, डिस्प्रैक्सिया, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की।
अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज ए डेवलपमेंट डिसेबिलिटी काज्ड बाय डिफरेंसेस इन द ब्रेन। सम पीपल हैव ए नॉन डिफरेंस, जिनको हम जेनेटिक कंडीशन मानते हैं, और अदर अननोन, जो अभी तक जिनका पता नहीं लगाया जा चुका है। अब ये ब्रेन के साइज़ में जो कुछ जो पोर्शन है उनके ब्रेन के जो साइज़ है उन डिफरेंसेस से है जो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखने को मिला है अब तक। अब इनके कुछ साइंस है, लैक ऑफ डिले इन स्पोकन लैंग्वेज, जो बोलने में जो उनको बहुत देरी हो जाती है, लैंग्वेज का बार बार यूज़, रिपीटेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, लिटिल और नो आई कॉन्टैक्ट, बहुत कम आई कांटेक्ट करना, या फिर वो डायरेक्ट लिप्स पर देखते हैं या फिर नीचे देखते हैं या गर्दन पे या फिर उसके शोल्डर पे, ऐसे देख कर है जो वो बातें करते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पीयर, किसी भी रिलेशनशिप में है जो थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाना। वन मोर थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या है, मान लीजिए किसी का कल्चर ही कुछ ऐसा है कि वहाँ पर कम बोला जाता है, लेस स्पीकिंग, तो हम उनको डिसऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, उसको नो डिसऑर्डर। अब उनका कल्चर ही कुछ ऐसा है, एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा है। मैंने क्या कहा, जो नॉर्मल सोसाइटी में जो नॉर्मल बच्चे बोलते हैं या नॉर्मल जो लोग बोलते हैं उनसे कंपेयर किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो किसी दूसरी सोसाइटी या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, या दूसरी किसी अलग पॉपुलेशन या कंट्री पे अप्लाई होगा। हो सकता है उस देश में है जो ऐसा मतलब आम बात हो, बिल्कुल कॉमन थिंग हो कि बच्चे नहीं बोलता, कोई बात नहीं, इसका इंटरेस्ट है, दैट्स इट। लेकिन जहाँ पर आम बच्चों का, जो कॉमन पीपल, जो कॉमन स्टूडेंट हैं, उनकी बोलने की कैपेसिटी किसी दूसरे बच्चे की कैपेसिटी से, मतलब दूसरे बच्चे की कैपेसिटी कॉमन स्टूडेंट्स की कैपेसिटी से कम है, तो वो लैंग्वेज डिसऑर्डर में कंसिडर किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आती है अफेजिया। अफेजिया को कैसे समझे, देखिए, ए लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ए पर्सन एबिलिटी टू कम्युनिकेट, जो कम्युनिकेट करने में किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम देखने को मिले तो हम वहाँ पर लगा सकते हैं कि एफेजिया होगा। लेकिन कैसे ये पता लगता है, इसका कारण क्या है, काजिस। ये डायरेक्ट जिसको अफेजिया होगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है जो वो ढीली पड़ जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी है जो ख़राब होती चली जाएंगी। अब इसका कारण है ब्रेन स्ट्रोक, या फिर हो सकता है हेड इंजरी, या फिर हो सकता है कोई भी ब्रेन ट्यूमर जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, या ब्रेन से रिलेटेड कोई और बीमारी और डिसीज़। अब ये देखिए, ये जो अफेजिया है ये इतनी मुश्किलें पैदा कर देता है जिसको है, हो सकता है वो पढ़ने में ही सक्षम ना हो पाए, लिखने में सक्षम ना हो पाए, और व्हाट यू मीन टू से, और ये जो कहना चाहता है वो भी ना कह पाए, कम्युनिकेशन, है ना। तो ओवरऑल हमने कहा कि ये जो एबिलिटी को अफेक्ट करता है, किसी भी पर्सन की कम्युनिकेशन एबिलिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट टाइम जो पॉइंट आता है वो ये है, जितना ज़्यादा ब्रेन का पोर्शन ख़राब होगा उतनी इस अफेजिया की सीवियरिटी है जो बढ़ती चली जाएगी, उतना ख़तरनाक होता चले जाएगा। किस पोर्शन में है ये डिपेंड करता है, और कितना ज़्यादा है ये डिपेंड करता है। अफेजिया कितना अफेक्ट करेगा किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स को, किसी की एबिलिटी को, ठीक है। अब 2 टाइप जो मेन है वो बताएंगे। वैसे तो इसके 4-5 टाइप्स हैं अफेजिया के, लेकिन बताएंगे सारे आपको। वर्निक्स अफेजिया, वर्निक्स अफेजिया और ब्रोकाज अफेजिया 2 अफेजिया हैं जो कि 2 साइंटिस्ट्स के नाम पे रखे गए हैं। वर्निक्स अफेजिया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लुएंट अफेजिया। ये कब पाया जाता है, जब लेफ्ट मिडल साइड ऑफ द ब्रेन बिकम डैमेज्ड और अल्टर। अब वर्निक्स ये क्या है, वर्निक्स है जो पहले हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ब्रेन का लेफ्ट साइड है और ये वर्निक पोर्शन है, ठीक है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज वर्निक्स एरिया, नेम्ड आफ्टर द कार्ल वर्निक्स। ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, इनके नाम पर है जो ये रखा गया, इन्होंने ये पोर्शन फाइंड आउट किया था ब्रेन का। वर्निक्स एरिया ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ह्यूमन लैंग्वेज। एरिया क्या करेगा, वर्निक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, ये जो ब्रेन का वो हिस्सा है जो ह्यूमन लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो नियर वेयर वी स्टोर अवर पर्सनल डिक्शनरी। समवन विद वर्निक्स अफेजिया में हैव डिफिकल्टी प्रोसेसिंग द मीनिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स। अब जिनको जिसको वर्निक्स अफेजिया है, उनको बोले गए शब्दों में स्पोकन वर्ड्स का मीनिंग प्रोसेस करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
जैसा कि हम आगे मैंने जैसे ये पिक्चर में दिखाया कौन सा पार्ट है, पीपल विद वर्निक्स अफेजिया में स्पीक इन लॉन्ग कंप्लीट सेंटेंस दैट हैव नो मीनिंग, एडिंग अननेसेसरी वर्ड्स एंड इवन क्रिएटिंग ए मेड अप ऑफ वर्ड्स। जहाँ पर वो क्या करते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स को ऐड करते हैं, लंबे सेंटेंस बोलेंगे और आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, you know that Smoodle pinkered and that I want to get him round and take care of him like you want before. Now you tell me what it means in the comment box. बताइएगा आप हमें इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन हमें आप कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल। अब बात करते हैं ब्रोकाज अफेजिया की। ब्रोकाज अफेजिया इज अ नॉन फ्लुएंट। अब जो वर्निक्स अफेजिया था वो क्या था, फ्लुएंट अफेजिया था। ये नॉन फ्लुएंट टाइप है। ब्रोकाज एरिया रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रोकाज एरिया। अब ये आपने जो अगर मेमोरी वाला जो हिपोकैम्पस वाली वीडियोस आपने देखी होगी तो वहाँ पर हमने एक ब्रोकाज जो एक टर्म यूज़ की थी। अब वो ब्रेन का एक पार्ट है ब्रोकाज एरिया। अब इसको भी दिखा देते हैं आपको ब्रोकाज एरिया। देखिए ये ब्रोकाज रीजन यहाँ पर, जब यहाँ पर डैमेज हो जाता है तो उसको ब्रोकाज अफेजिया कहेंगे हम, ठीक है। ब्रोकाज अफेजिया रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू ए पार्ट ऑफ द ब्रेन ब्रोकाज एरिया विच इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब, यूजुअली ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जो फ्रंटल लोब है वहाँ पर ये आमतौर पर पाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच एंड मोटर मूवमेंट्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पीच के और मोटर मूवमेंट्स के लिए। इट इज़ अ नेम फॉर द पायरी पॉल ब्रोकाज। अब इन्होंने जो इनके नाम पर जो फ्रेंच फिजिशियन थे जिन्होंने 1861 में इस एरिया को फाइंड आउट किया था। ओके, अब ब्रोकाज के बाद बात करते हैं रिसेप्टिव अफेजिया की। अब आप ये देखिए, आप सुनेंगे सब कुछ, देखेंगे सब कुछ, लेकिन आपकी कोई सेंस नहीं बना पाएंगे। आप मतलब कोई सेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। यू हियर द वॉइस, सी द प्रिंट, बट यू कांट मेक सेंस ऑफ द वर्ड्स। आपको वर्ड की सेंस ही नहीं पता होगी, ठीक है, कैसे हम वर्ड की सेंस बनाएं। ग्लोबल अफेजिया की बात करें तो ग्लोबल अफेजिया इस सीरीज़ का सबसे खतरनाक मोस्ट सीवियर अफेजिया ऑफ इन दिस फॉर्म, क्योंकि अगर ये किसी को हो जाए तो वो ना तो बोल सकता, ना समझ सकता, ना एक्सप्लेन, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ना पढ़ सकेगा, ना राइट लिख भी नहीं सकता यहाँ तक। अब ये किसकी वजह से होता है, जब आपके ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया दोनों में डैमेज हो जाए तब आपको ग्लोबल अफेजिया का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल अफेजिया में बी सीन इमीडिएटली आफ्टर द पेशेंट्स आफ्टर हैज़ ए सफर्ड स्ट्रोक। अब मान लीजिए किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है, बिल्कुल खतरनाक ब्रेन स्ट्रोक, तो ये रिकवर नहीं होगा। अगर नॉर्मल है, रिकवरेबल है, देन इसको रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। ये ग्लोबल अफेजिया था। अब एक हमारा अफेजिया बच जाता है, उनका नाम है अनोमिक अफेजिया। पीपल विद द लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफन फील, अब जो जिनको अनोमिक अफेजिया होता है ना, उनको क्या लगता है कि अभी शब्द है ना मुझे पता है। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा। देखिए आपको इसका मतलब ये नहीं है अनोमिक अफेजिया, लेकिन एक एग्जाम्पल है बस आपको समझाने के लिए। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि भी मैंने म्यूज़िक की कोई धुन सुनी तो आपको लगता है अरे यार ये उस मूवी का है, ये उस एक्टर का है या उस सिंगर का। आपको लगेगा मुझे मेरी जीभ पर है सब कुछ, है ना। तो ऐसा इन्हीं के साथ होता है। दे फील दैट दे हैव वर्ड्स ऑन द टिप ऑफ देयर टंग, लेकिन वो बोल नहीं पाते। एंड आपको भी, आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, यार मेरे को पता तो है लेकिन मेरा ना अंदर ही अंदर घूम रहा है, हम ऐसे कहते हैं ना। तो ये वही कंडीशन है अनोमिक अफेजिया। दे कैन स्टिल अदरवाइज स्पीक फ्लुएंटली, और इनको है जो ज़्यादातर वर्ब्स और नाउन्स में इनको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा अफेजिया कंप्लीट। अफेजिया के टाइप्स हमने कर लिए हैं। अब बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ एज रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, और लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ख़राब हो जाने पर हो जाती है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो कि व्यक्ति को कुछ भी नया सीखने में प्रॉब्लम करेगी। अब लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, किसी भी व्यक्ति को अगर लर्निंग डिसेबल हम किसी को कहें तो हो सकता है उसको स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो, रीडिंग, राइटिंग, अटेंशन पे करने में, अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन, रिमेंबरिंग थिंग्स, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स। ये सभी है जो उनको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन को। अब बात करते हैं डिसलेक्सिया की। अब ये किस तरह का
लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफ़िकल्टी रीडिंग, जिनको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो डिसलेक्सिया के अंडर आएंगे। द टाइप आर आइडेंटिफाइड बाय द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन। अब प्राइमरी डिसलेक्सिया कंसिडर किया जाता है कब, जब ब्रेन का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है जो डैमेज हो जाए, ये प्राइमरी डिसलेक्सिया है। सेकेंडरी डिसलेक्सिया कब होता है, अर्ली स्टेज ऑफ फर्टाइल डेवलपमेंट के दौरान, अगर हार्मोनल डेवलपमेंट और मेल न्यूट्रिशंस की वजह से, ये होगा सेकेंडरी और डेवलपमेंटल टाइप ऑफ डिसलेक्सिया। विजुअल डिसलेक्सिया स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कब, विजुअल प्रोसेसिंग में, ठीक है। अब बात आ गई डिस्ग्राफिया, ये मोस्टली आप देख चुके होंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को ना पेंसिल हाथ में लेने में ही दिक्कत आती है, वो लिखने की कोशिश करते हैं तो उनसे लिखा नहीं जाता, यहाँ तक कि वो पेंसिल भी या पेन पेंसिल कुछ भी आसानी से नहीं पकड़ पाते, लेकिन उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन राइटिंग डिसेबिलिटी, इनएबिलिटी टू होल्ड और कंट्रोल ए पेंसिल सो दैट ए पर्सन फाइंड इट हार्ड टू फॉर्म लेटर्स और राइट विद इन ए डिफाइंड स्पेस। अब अगर मैं कहूँ कि आपको यहीं पर लिखना है, लेकिन जिनको मान लीजिए डिस्ग्राफिया है वो हो सकता है वो यूँ लिख दें, हो सकता है वर्ड भी ना बनाएं, उनको जो पर्टिकुलर डिफाइन स्पेस किया गया कि आपको यहीं लिखना है और वहाँ पर वो ना लिख पाएँ। ओके, अब डिसकैलकुलिया किसे कहेंगे, जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स हों, सीधी सी बात है। तो डिसलेक्सिया के भी हमने टाइप्स कर लिए हैं। अब बात करते हैं अल्जाइमर डिसीज़ की। अल्जाइमर, देखिए ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार नहीं आता क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता कि इनमें से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन डिसऑर्डर पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है। मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपका अल्जाइमर डिसीज़ पर आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। अल्जाइमर डिसीज़ क्या होगा, अल्जाइमर डिसीज़ ज़्यादातर आपको एज्ड पर्सन में देखने को मिलेंगे, जब बंदे जो क्या हो जाता है चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, रख कर भूल दी, ठीक है, मेमोरी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, अब चीज़ों को वो सीख नहीं पाएंगे, ठीक है, या लंबे समय तक चीज़ों को ना याद रख पाना। तो अल्जाइमर डिसीज़ काज ए डिक्लाइन इन मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स ओवर टाइम। इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेमेनिशिया एंड यूजुअली अफेक्ट पीपल ओवर द एज ऑफ 65। कमाल की बात यह है अल्जाइमर का कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं या कुछ थेरेपीज़ हैं जिससे इसको थोड़ा टेम्परेरी है जो कंट्रोल किया जा सकता है। अब अल्जाइमर से अफेक्ट कौन होगा, हु डज अल्जाइमर्स डिसीज़ अफेक्ट, अल्जाइमर डिसीज़ मेनली अफेक्ट ओवर द एज ऑफ 65। कई बार ऐसे चांसेस होते हैं, बोल रेयरली है, कि 40s और 50s के दौरान के जो पीपल्स को भी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन उनको क्या कहेंगे, अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिसीज़ उनको हम कहेंगे। ये काफ़ी रेयर होता है, लेस देन 10% ऑफ अल्जाइमर डिसीज़ आर अर्ली ऑनसेट, बिल्कुल 10% से भी कम, मतलब 100 है मान लीजिए अल्जाइमर डिसीज़, तो 10 से भी कम ऐसे केस मिलेंगे जिनकी एज 40 और 50 के अराउंड होगी, ठीक है। तो ये था हमारा अल्जाइमर डिसीज़, आपको याद ज़रूर करना होगा। अल्जाइमर डिसीज़ के बाद हम करेंगे SLI, स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसऑर्डर, इज ए लैंग्वेज डिसऑर्डर नॉट काज्ड बाय एनी अदर नॉन अंडरलाइन। देखिए अब स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसऑर्डर का कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है क्यों ये पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि कॉग्निटिव डैमेज की वजह से, इमोशनल सेंसरी डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इनका सभी का हमें पता है कि क्यों होता है, ब्रेन के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, फ्रंटल, प्री फ्रंटल को, ये सभी पता है, लेकिन SLI का हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है SLI के, SLI में स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसऑर्डर के कि लिमिटेड वोकेबलरी रहेगी इनकी, इनकोरेक्टेड यूज़ ऑफ मॉर्फिम्स, जो मॉर्फिम्स का जो इनकोरेक्टेड यूज़, जैसे कि ही ईट किसकी बजाय ईट्स की बजाय ये SES को खा जाएंगे, है ना, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शॉर्ट अटेंस सेंटेंस लेंथ, छोटे सेंटेंसों का यूज़ करेंगे। ग्रामेटिकल एरर दैट आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ए चाइल्ड एज और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। हम ये कह सकते हैं इनकी मेंटल एज और क्रोनिकल एज मैच नहीं करेगी, ये अपनी क्रोनिकल एज से भी कम इनकी मेंटल एज देखने को मिलेगी, हम ऐसा कह सकते हैं। SLI इज़ अ नॉट रीडिंग डिसेबिलिटी, हालांकि जो स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर है जो क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ,
क्या होता है, हालांकि इसमें रीडिंग डिसेबिलिटी कंसीडर नहीं की जाती, लेकिन ऐसा देखा गया है कि 50 to 75% है जो SLI से ग्रसित हैं उनको रीडिंग डिसेबिलिटी देखने को मिली है। लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ आर लोअर देन कोग्निटिव एबिलिटीज़। लैंग्वेज जो एबिलिटीज़ हैं उनकी कोग्निटिव एबिलिटी, जैसा कि मैंने MA का भी बताया ना, ऐसा ये है वो पॉइंट। लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी कम हैं उनकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ की बजाय। मैनी इंडिविजुअल्स विद SLI are thought as intelligent and bright, often labeled as smart but unmotivated. इनको हम ये कह सकते हैं कि ये स्मार्ट तो होते हैं लेकिन अनमोटिवेटेड होते हैं, ऐसा भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके कारण की। तो कारण तो अननोन है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, अब तक पता ही नहीं चला। हाउ स्टडीज शो दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक टू द इम्पेयरमेंट। अभी तक की जो स्टडीज़ वो कहती है जेनेटिक्स है इसका रीज़न। 50 to 70% of the children with SLI have at least one parent with SLI। जिनको SLI है उनके ये चांस है कि कम से कम एक पेरेंट्स को तो ना वो भी SLI से है जो ग्रसित हैं। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। It is also known as the phonological disability or phonological disorder. It occurs when a child does not develop the ability to produce some or all sound for speech that are normally used at his or her age। जैसा कि नॉर्मली हम कहते हैं कि मम्मी मुझे ना मैंगो चाहिए, अब छोटा बच्चा ऐसे ही बोलता है मैंगो। अब हो सकता है उसी की उम्र का कोई लड़का वैसे ही साउंड को प्रोड्यूस ना कर पाए, वो क्या कहेगा, मैंदो चाहिए मैंदो। अब साउंड प्रोड्यूस करने में असक्षम है तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, अब हम बात करेंगे डिस्प्रैक्सिया की। डिस्प्रैक्सिया क्या है, जिसको नोन एज डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन दैट बिगिन इन चाइल्डहुड दैट मेक इट डिफिकल्ट टू परफॉर्म मोटर स्किल्स। जो उनको मोटर स्किल्स करने में काफ़ी दिक्कतें देता है। It also cause issues with coordination where there is no cure, occupational therapy can help। अब मोटर स्किल्स किसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जैसे पेंसिल हाथ में पकड़ना है ना, उनको इन सभी जो अपनी मोटर स्किल्स को परफॉर्म करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होंगी। कमाल की बात यहाँ भी अल्जाइमर्स की तरह है कि देयर इज़ नो क्योर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैन ग्रेटली हेल्प चिल्ड्रन विद डिस्पेक्सिया लर्न वे टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। वो सीख सकते हैं कैसे हम इन चैलेंजेस से बाहर निकले, लेकिन इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, या हम कह दें। ठीक है, डिफरेंस क्या है डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया में। अब अप्रेक्सिया तो है भैया खतरनाक, हालांकि ये इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती हैं, लेकिन अप्रेक्सिया इज़ ऑफन मोर सीवियर दैन द डिस्प्रेक्सिया। अप्रेक्सिया मीन्स दैट यू कंप्लीटली लूज द एबिलिटी टू डू समथिंग even though you understand the command and have a willingness to perform the movement. Dysppraxia means that you partially lose the ability to do something with accuracy। कि आप काम तो करते हैं लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी कम है, उसको तो कहेंगे डिस्प्रैक्सिया। और एक ऐसा है कि आप काम ही नहीं करते लेकिन आप करना सिर्फ चाहते हैं, आप इस योग्य नहीं हैं कि आप कोई काम करें। ठीक है, हम बिल्कुल अपनी एबिलिटीज़ को खो देते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं स्पीच डिसऑर्डर्स की। चलिए, स्पीच डिसऑर्डर में जो हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स, वॉइस डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, डिस्प्रोसोडी। इन डिसऑर्डर जो कि स्पीच डिसऑर्डर में कंसिडर किए जाते हैं, इनको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। अब वॉइस डिसऑर्डर किसे कहेंगे, वॉइस डिसऑर्डर जिनकी आवाज़ में खराबी हो गई है, लगातार अब एक एक दो दो घंटे हम चीख चीख के बोलेंगे, चिल्लाएंगे, किलकियाँ मारेंगे, है ना, सीटियाँ बजाएंगे, तो उससे क्या, आपने कभी नोट किया होगा जब आप गेम खेलते हैं, वो फुटबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है, और या फिर हम कह सकते हैं IPL, तो आप उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं चिल्ला चिल्ला कर, कोहली कोहली कोहली, और कई बार हम इतनी तेज़ बोलते हैं कि हमारी आवाज़ ख़राब हो जाती है, वो वॉइस डिसऑर्डर में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हॉर्सनेस, हार्श और रफ वॉइस, ब्रीदी वॉइस, कई बार ऐसा होता है ना, है ना, ऐसे हम बोलते हैं कई बार। डिक्रीज इन पिच, उनकी जो पिच रेंज कम हो जाती है, लाउडनेस कम हो जाती है। डिटोरिएशन ऑफ द वॉइस एज द डे गोज़ बाय,
जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे आवाज़ का भारीपन हो जाना, लॉस ऑफ वॉइस। कई एक बच्चा तो मैंने ऐसे देखा था, देखिए वो बच्चा तो नहीं था लेकिन एक लड़का था, वो उम्र शायद उसकी 21-22 होगी। उसने क्या किया, रात भर शराब पी। मैंने रियल एग्जांपल है ये, बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा था। रात भर उसने शराब पी, डीजे पे उसने डांस किया शादी में, और चीख चीख के गाने गाए, चीख चीख के, ठीक है। और सुबह जब वो बोला, पता है कैसे बोल रहा था, ऐसे करके बोल रहा था। तो हम कह सकते हैं उसको वॉइस डिसऑर्डर हो गया है ना। तो इंक्रीज स्ट्रेन टू स्पीक, टेंशन इन नेक मसल्स में पेन होगा गर्दन की। इफ सिम्टम्स परसिस्ट फॉर मोर देन 3 वीक्स, अब एक रात या 2 दिन या 3 दिन बोलने से हम उसको डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर ये सिम्टम्स मोर देन 3 वीक्स चलते हैं तो उनको एडवाइस की ज़रूरत होनी चाहिए। ये हो गया वॉइस डिसऑर्डर। स्पीच साउंड डिसऑर्डर किसे कहेंगे? यंग चिल्ड्रंस ऑफन मेक स्पीच एरर्स, फॉर इंस्टेंस मैनी यंग चिल्ड्रन साउंड लाइक आ मेकिंग। जैसे कि आपने क्या देखा होगा, कई बार हम ये कहते हैं मम्मी, छोटे बच्चे कहते हैं मम्मी क्या कहें, हाँ दुद्धू का एग्जाम्पल ठीक है ना। कई कहते हैं मम्मी दूध दे दो, है ना, कई कहते हैं दुद्धू दे दो या फिर बुब्बू दे दो। ऐसे वो क्या करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जैसे ये कई जिनको जो से हम ये कहते हैं ना, वैसे नॉर्मल तोतलापन आता है जिनकी आवाज़ में, तो क्या कहते हैं बात है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है वैबिट, वैबिट मम्मी वैबिट, मम्मी वैबिट, वो गया वैबिट, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो वैबिट नहीं होता, रैबिट होता है। अब मम्मी तो समझ जाती है लेकिन बार वाला थोड़ी समझेगा। तो लीव साउंड आउट ऑफ द वर्ड्स विद नाना, मुझे नाना चाहिए, नाना नहीं वो बनाना मांग रहा है बच्चे, ठीक है। द चाइल्ड मे हैव एन आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर इफ दीज एरर कंटिन्यू पास द एक्सपेक्टेड एज। अगर एक उम्र जाने के बाद भी बच्चा ऐसा ही करे ना, तो ये समझ लीजिए उसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर है। एक पर्टिकुलर एज तक तो चलिए ठीक है, कॉमन है, शुरुआत में लैंग्वेज एक्वायर करने में थोड़ा टाइम लगता है, साउंड सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मान लीजिए वो उम्र भी निकल गई, बच्चा बड़ा होने लग रहा है और वो ऐसे ही बोल रहा है मम्मी नाना चाहिए, नाना, अबे नाना नहीं बनाना बोलना चाहिए अब तो, ठीक है। तो उसको डॉक्टर की सलाह ली जानी चाहिए। फ्लुएंसी डिसऑर्डर किसे कहेंगे? होल वर्ड रिपीटेशन। देखिए कुछ स्टूडेंट, कुछ या बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार है, जो क्या करते हैं, जैसे आप ये कहेंगे चलो मुझे ऐसे सुनाओ, टू 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 द प्रिंसिपल, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। आपने भी अगर कहीं फेस किए हो ऐसे स्टूडेंट या आपके घर में हो तो आप ध्यान दीजिए उन पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है माई डॉग इज़ क्यूट, ऐसे बार बार रिपीट कर रहा है वो, ठीक है। विच इन्वॉल्व चेंजिंग द कोर्स ऑफ अटेंस आफ्टर इट हैज़ स्टार्टेड, माई कैट, या फिर कुछ ऐसा। अब नॉर्मल क्या करते हैं हम, ऐसे करते हैं, मान लीजिए हम ये कहेंगे आई लव इंडिया, ऐसे, ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं। ये क्या है, फिलर्स हैं, ये हमारे सेंटेंस को भर देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे करें आई लव और 1 मिनट के बाद कहें इंडिया, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, आप बोलने में फ्लुएंट नहीं हैं। A revision can occur within a word, complete or incomplete phrases, and interjection is when a filler word is added such as and this is common too, ये common होता है। Okay, next आता है हमारे पास apraxia of speech. Apraxia does not coo or babble as an infant, first word are late, so they may be missing sound, only a few different consonants and vowel sound, problem combining sound, may show long pause between sound, simplifies word by replacing difficulty sound with easier one by ones or by deleting difficult sound। जैसे कि ये पता है कि अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? अब जो बच्चे बैबल और कोइंग आप समझ गए होंगे, आप जो पिछली वीडियोस देखिए, कई बार हम क्या करते हैं जो डिफ़िकल्ट, अब मान लीजिए मैं अप्रैक्सिया को बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अप्रैक्सिया बोलने से पहले मैं क्या सोचूं, अबे यार इसको कैसे बोलना है, तो मैंने क्या किया, स्या, समझ गए, ऑर्डर, डिसऑर्डर नहीं बोल रहा मैं, ऑर्डर। या फिर मैं बोल रहा हूँ डिस्प्रोसोडी, तो डिस्प्रोसोडी बोलने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, डिसऑर्डी, है ना। तो ये क्या है, अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, हम शब्दों को खा रहे हैं, बीच में मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच। डिस्प्रोसोडी के अंदर क्या करेंगे, पर्सन विद डिस्प्रोसोडी विल कंटिन्यू स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज दे वंस डिड, बट द रिदम एंड मेलोडी विद विच दे स्पीक विल चेंज। अब मान लीजिए एक लैंग्वेज या मैंने लिखी, जो पिछली वीडियोस में मैंने क्या कहा था, अगर आपको वो याद है तो मैं बता देता हूँ। एक्सपेंसिव मेरा रहना सहना,
आगे क्या था, एक्सपेंसिव मेरा रहना सहना, मर्जी दे नाल उठना बहना। अब मान लीजिए मैं एक बार ये शब्द बोल दिए, अब दोबारा जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं शायद ये कहूँ एक्सपेंसिव मेरा रहना सहना, उठना बहना, ऐसे मैं वर्ड मिस कर रहा हूँ। और मेरी जो टोन है, वर्ड वही हैं, बोल भी मैं ही रहा हूँ, लेकिन साउंड्स चेंज हो गए हैं, टोन बदल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको हम डिस्प्रोसोडी बोल देते हैं। They once did, but the rhythm and the melody with which they speak will change. वो बदल जाएगी, रिदम बदल जाएगी, मेलोडी वो धुन बदल जाएगी। They will emphasize different symbols in a common word. जैसे कि मान लीजिए एंड जैसे कि क्या इसका और क्या एग्जांपल लें, मान लीजिए, हाँ पीके वाले एग्जांपल है ना, हाँ ना हाँ नहीं था, अच्छा अच्छा था उसका एग्जांपल, है ना। वो कहता था अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे, मतलब वर्ड एक ही है लेकिन फोकस अलग अलग जगह है, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है, रुको मत जाओ। अब सेंटेंस यही है, अब हमने क्या किया, रुको, यहां पर हमने कहा कि रुको मत जाओ, लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने बोला तो मैंने क्या कहा, रुको मत, यहाँ पे कोमा लगाया। अब मैंने क्या किया, शब्द वही हैं, धुन चेंज हो गई, रुको मत जाओ, है ना। तो ये क्या है, डिस्प्रोसोडी, हम इसको कह सकते हैं। ओके, अब बात आती है डिसैर्थ्रिया। स्लर्ड स्पीच, स्लो रेट ऑफ स्पीच, इनएबिलिटी टू स्पीक लाउडर देन ए विस्पर, मोनोटोन स्पीच, डिफिकल्टी मूविंग योर टंग और फेशियल मसल्स, ये डिस्प्लेसिड, ये आप अपने आप कीजिएगा, ठीक है। अब आप भी कुछ सर्च करेंगे, बता तो मैं भी दूंगा। अब लैंग्वेज एंड डिसऑर्डर, देखिए आगे फिर चार्ट दे रखा है, जो अफेजिया हमने किया, ऑटिज्म किया, लर्निंग डिसेबिलिटी की, अल्जाइमर डिसीज़ की स्पेसिफिक लैंग्वेज, ये एक चार्ट से आप समझ सकते हैं, सारा इसी नोट से मिल जाएंगे। नोट्स मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में लगभग कह ही देता हूँ, जहाँ तक मुझे याद रहता है, कि नोट्स आप हमसे ले, ज़रूरी नहीं है बस पढ़िए, ये ज़रूरी है, लेकिन नोट्स की एक हमने छोटी सी कीमत रखी है, ₹9 पर PDF। अब तो एक दो वीडियोस ऐसी आई जिनमें 3-3 लेसन एक ही वीडियोस में, तो अलग अलग कॉस्ट नहीं है उनका, एक ही है ₹9, जितना एक वीडियो में करवा दिया ₹9, बस दैट्स इट। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो भी हमें कमेंट कीजिएगा, और ना लगे तो भी हमें कमेंट कीजिएगा, बस कमेंट कीजिएगा और कुछ ना कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।